transfer function is actually the output over input, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं system is described by a circuit, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको डिस्क्राइब करती है कि वो क्या करेगा, और उसी का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें और फिर अगर हम आउटपुट और इनपुट की रेशियो मालूम करें, सो इट विल गिव अस द ट्रांसफर फंक्शन. Usually the circuit or the system is modeled by the differential equation, यानी जो इसको डिस्क्राइब करती है वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है. और जब हम इनिशियल कंडीशन जीरो कर दें, सो उसके साथ जो अगले हायर टर्म्स हैं दे गेट एक्चुअली जीरो. सो दिस इंश्योर्स लीनियर इक्वेशन, एंड एट द एंड जब हम उसका लैप्लास ले लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो वी कैन रीअरेंज एंड वी विल गेट द आउटपुट. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं. इस तरह हमारे पास एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में होगा और एक इसका जो पॉलिनोमियल है वो डिनोमिनेटर में होगा. अब जबकि हमने ये लैप्लास, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया, तो हमें क्या इसका एडवांटेज होगा. तो इसका एडवांटेज ये कि अगर हमारे पास इनपुट जो है वो इस सिस्टम को एक इम्पल्स हम देते हैं, so the output is actually the impulse response. Y of t will be impulse response. और so यहाँ पे मैं रीड आउट कर दूँ, HFS can also be interpreted as a Laplace transform of the output when the input is an impulse and all condition is zero. तो इसका अगर मैं Laplace transform ले लूँ तो x डेल्टा t का जो Laplace है वो 1 है, क्योंकि ये x of t है. तो जब ये x of s 1 है, so it means that the output is actually the transfer function, the Laplace transform of the impulse response. यानी जब मैंने इनपुट डेल्टा t दी है या इम्पल्स दी है, तो the output is the impulse response. So this is the response to an impulse. और मुझे पता है कि जो एक्स ऑफ टी का लैप्लास है वो एक्स ऑफ एस है और वो एक्चुअली 1 है, तो ये डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा. तो ट्रांसफर द आउटपुट वुड एक्चुअली बी द रिस्पॉन्स टू द, यानी जो भी इसका ट्रांसफर, यानी इसका अगर मैं इनवर्स लैप्लास ले लूँ आई गेट द इम्पल्स रिस्पॉन्स, और इसका लैप्लास ले लूँ आई गेट द एच ऑफ एस व्हिच इज द ट्रांसफर फंक्शन. The transfer function also completely describes the system. और ये उसने वही बात की कि अगर आप इनवर्स लैप्लास लें HFS का, you'll get impulse response. तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि इनवर्स लैप्लास ऑफ H of t is HFS is H of t. So once we know the impulse response, इसका मतलब हम कोई भी arbitrary input दें तो हम उसके आउटपुट मालूम कर सकते हैं. कैसे? अब जबकि ये इस जैसे ये है ये वाली एक्सप्रेशन है, अब कोई भी आप इनपुट लें उसका आप HFS मालूम करें, और HFS ये है जो कि हमें मालूम है. तो इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यू गेट द आउटपुट, और आउटपुट का इनवर्स लैप्लास लेने के लिए गेट द टाइम डोमेन आउटपुट. तो ये एडवांटेज है. यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम जो एस डोमेन में हमारे पास ये जो ट्रांसफर फंक्शन आया है, तो अगर हम इसको वो जो पॉलिनोमियल पर था उसको अगर हम उसके सिंथेटिक डिवीजन से उसके रूट्स की फॉर्म में लिखें, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आते हैं जो न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में ये फैक्टर्स हैं. एक का ऑर्डर m है, दूसरे का डिनोमिनेटर का ऑर्डर n है. So the zeros of HFS are the roots of numerator, यानी इसको जीरो सब्स्टिट्यूट करूँगा, s is equal to z1, तो ये z1 एक इसका रूट है, ये इसका जीरो है, दूसरा रूट z2 है, तीसरा रूट z3, और इसी तरह करते करते आखिरी रूट m है. तो ये जीरोस हैं न्यूमरेटर के. तो जीरोस क्या हैं? जीरोस आर द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल. और इसी तरह जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं, इनको अगर आप जीरो सब्स्टिट्यूट करें
तो ये S इज इक्वल टू P1 आ जाएगा, S इज इक्वल टू P2, तो P1 P2 और आगे P3 करते करते Pn, दे आर एक्चुअली द पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। तो जीरोस क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ एक जीरो इंसर्ट कर दूँ, Z1 सब में डाल दूँ, तो ये वाला Z1 जीरो हो जाएगा, Z1 माइनस Z1 जीरो, ये जीरो नहीं होंगे लेकिन ये जीरो हो जाएगा, तो ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअली द आउटपुट, अगर ये आउटपुट है, इनपुट है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, जीरो इंटू इनपुट इज एक्चुअली द आउटपुट इज जीरो। तो इसका मतलब है कि जीरो जो है, दे अटेन्यूएट they are used for attenuating a frequency. Similarly, जो पोल्स हैं, दे आर सॉरी पोल्स जो है वो डिनोमिनेटर में, अगर मैं यहाँ P1 डालता हूँ, P1 जीरो जगह, दिस मेक्स इनफाइनाइट। सो यूजुअली दी पोल्स आर द फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे हमारे पास एम्पलीफिकेशन है, और पोल्स जो है ट्रांसफर फंक्शन को गेन बहुत इन्फिनिट कर देते हैं। न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है या उसका जो ऑर्डर है वो बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की एक्सप्रेशन बड़ी होनी चाहिए, और न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन जो है वो इवन बराबर भी नहीं होनी चाहिए, तभी प्रॉपर नहीं होगा, तो इम्प्रॉपर होगा। सो अगर डिनोमिनेटर की जो डिग्री है या जो ऑर्डर है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से। सो इक्वल टू हो जाए तब ये प्रॉपर है, अगर इक्वलिटी खत्म हो जाए, सिर्फ ये बड़ा ही हो जाए, तो दिस इज स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर। इफ ऑल दी स्टेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए हम हमेशा पोल जीरो प्लॉट बनाते हैं, और अगर पोल जो है आर इन दी ओपन लेफ्ट हाफ प्लेन, दी सिस्टम इज स्टेबल, यानी जो पोल्स हैं अगर वो लेफ्ट हैंड प्लेन में है तो इट इज अ स्टेबल सिस्टम। If the poles are in left hand plane including the imaginary axis and no more than one at the origin, the system is marginally stable. यानी y axis के ऊपर अगर पोल्स होंगे दैट इज मार्जिनली स्टेबल, और अगर राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो दैट इज अनस्टेबल। जैसे कि ये फिगर है, इसमें अगर ये यहाँ से इधर लेफ्ट हैंड प्लेन है और जो y एक्सिस से राइट साइड पे राइट हैंड प्लेन है, पोल जीरोस अगर यहाँ लाई करेंगे तो ये सिस्टम अनस्टेबल होगा, अगर पोल जीरोस लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करेंगे तो दिस इज स्टेबल सिस्टम। वो हमें मालूम है कि अगर रियल एंड अनइक्वल है, जैसे अनइक्वल इस तरह का पेयर आए तो दिस इज एन ओवरडैम्प केस, और अगर रियल एंड इक्वल पर्सन है यहाँ पे और इसके ऊपर एक और पोल भी है, ये रियल एंड इक्वल है, दिस इज क्रिटिकल डैम्प केस। और अगर ये पोल्स जो हैं ये इमेजिनरी हो जाए, यानी स्पेस में आ जाए, ऐसे कि दिस इज एक्चुअली और कॉम्प्लेक्स नॉनगेट, और पोल्स हैं और दे आर एक्चुअली अंडर डैम्प केस। तो अगर ये एग्जैक्टली इस पे आ जाए सो दे आर एक्चुअली मार्जिनली स्टेबल, और इसीलिए अनडैम्प्ड केस है। तो जो ऑसिलेटर सर्किट्स हैं उनका अगर पोल्स जो प्लॉट आप ड्रॉ करेंगे विच इज एग्जैक्टली ऑन द वाई एक्सिस, so they are actually marginally stable, so we need some feedback circuit, maybe an op amp to make them stable। और ये अगर इमेजिनरी एक्सिस से लेफ्ट साइड प्लेन में लाई करेंगे स्टेबल होंगे, और डैम्प्ड ये अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो रियल पार्ट एग्जिस्ट करेगा, तो देयर विल बी डैम्पिंग, सो दिस आर डैम्प साइनसॉइड्स, साइनसॉइड में डैम्पिंग भी होगी, और जितनी ज़्यादा ये लेफ्ट साइड पे जाएगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से डैम्प होंगे, और जितनी राइट साइड पे जाएगा तो डैम्पिंग कम होती जाएगी, और यहाँ पे देयर इज नो डैम्पिंग, और हमारे पास एक प्योर साइनसॉइड जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा, ये अनडैम्प्ड। अगर ये फर्स्ट करें एम्पलीट्यूड टाइम ऑसिलेशन के साथ साथ डिक्रीज होता है तो दिस इज अ डैम्प्ड साइनसॉइड। जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स हैं उनमें हमारे पास जो पोल है वो सिंगल पोल होता है, तो हमेशा we have a single pole system is always decaying। हमने देखा है कि अभी हमारे पास इसका जो पोल है अगर टाइम डोमेन को ओवरलैप करें यहाँ पे तो पोल ये बताता है कि इट इज अ डिकेइंग सिस्टम, और जितना ज़्यादा ये पोल दूर होगा कि कोई और फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है तो उसका जो ये है ये तेज़ी से डिके होगा।
और जितना दूर जाएंगे ओरिजिन से दिस डिकेइंग फास्टर। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में हमारे पास लो पास एंड हाई पास फिल्टर्स हैं, हम आगे इसके अलावा कोई फिल्टर नहीं बना सकते। जितना ही नज़दीक है तो उस जो डैम्पिंग है या डिकेइंग है सॉरी वो स्लो। और यहाँ पे आ जाए तो देयर इज नो डिके। फर्स्ट ऑर्डर का तो ये होगी। सेकेंड ऑर्डर में हमारे पास रूट्स हैं, वो 3 केसेस थे जो क्रिटिकल डैम्प, ओवर डैम्प, अंडर डैम्प। ये हमने यहाँ पे सारा आपको दिखा देता हूँ। तो इनको अगर आप देख लें तो एक केस हमारे पास है कि रियल एंड अनइक्वल हो, तो द आउटपुट विल एक्चुअली डिके। सो इट मीन दैट एट दिस पॉइंट अगर ये पोल पेयर है द सेकंड ऑर्डर सर्किट है, द आउटपुट विल डिके। अगर ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए, रियल एंड इक्वल हो जाए जैसे यहाँ पे, सो इट विल डिके फास्टर एज कम्पेयर टू दिस केस विल बी डिकेइंग फास्टर। और अगर यही पोल इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर नीचे यानी इसी इमेजिनरी रियल एक्सिस के ऊपर नीचे आ जाए यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए, वी विल हैव अ साइनसॉइड जैसे कि ये। और इसके आउटपुट यूं दिखाएंगे, आपके कॉस्ट टर्म है इसमें आपके पास दो, एक के साथ थी आपने मल्टीप्लाई करना हो सेपरेटली कि फर्स्ट लिखे हो रहा है, और यहाँ पे के ई रेज़ टू पावर s1 ऑफ t एंड के ई रेज़ टू माइनस s2 ऑफ t। ये ऑलरेडी बात होगी इस पे। इसमें सिर्फ एक बात ये है कि जो पोल्स हैं ये क्रॉस से दिखाए जाते हैं और जीरो जो है सर्कल से दिखाए जाते हैं। और ये पोल जीरो प्लॉट एक्चुअली ये होता है। और इसमें एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। इसीलिए जब आप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यूएट करें ऑन दी वाई एक्सिस तो आप क्या कहते हैं, एस इज इक्वल टू जे में लगा देते हैं, तो यू गेट दी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन का हमें क्या एडवांटेज है। हमारे पास एक नेटवर्क है, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, तो और उसने इनपुट दी हुई है अभी आई टी एक ये पर्टिकुलर इनपुट है, तो इसका बेहतर तरीका है कि आप बॉक्स बना दें। सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर आप इम्पल्स दें तो जो आउटपुट है वो ये आती है, और वो एक्चुअली सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है वो ये है। अब आप भले कोई भी इनपुट पर्टिकुलर इनपुट दें, जो कि इस केस में साइनसॉइड है, सॉरी डिकेइंग में एक्सपोनेंशियल है, तो आप कोई भी पर्टिकुलर आउटपुट मालूम कर सकते हैं। तो जब आप वी आउट वी इन कहेंगे तो इसका लैप्लास ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, वी आई एफ एस, ये हो जाएगा वी आउट एफ एस, और एच एफ टी बन जाएगा एच एफ एस ट्रांसफर फंक्शन। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय दिस आई गेट दिस, वी आउट एफ एस इज इक्वल टू एच एफ एस मल्टीप्लाई बाय इनपुट। सो अगर मैं इसको यहाँ पे लें तो दिस इज एक्चुअली दी ट्रांसफर फंक्शन इज एक्चुअली के। लेकिन अब इसमें हमने ये करना था कि हमने आउटपुट मालूम करनी कि वी आउट क्या है, तो हमारे पास एच एफ एस जो है वो क्या है, 1 ओवर एस प्लस वन, एच एफ टी का लैप्लास जो है वो 1 ओवर एस प्लस वन बनता है, इंटू इसका लैप्लास जो है 10 ओवर एस प्लस टू है। तो इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन बना के फिर आई फाइंड द इनवर्स लैप्लास और आई फाइंड द आउटपुट। तो ये अब हम देख लेते हैं, ये पर्सपेक्टिव है इसका बॉक्स वाला जिसे मैंने आपको दिखा दिया। सो दिस इज वी आई एफ एस, दिस इज सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय एच एफ एस, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, वी आउट एफ एस। ये इक्वेशन बन जाती है, और फिर इस इक्वेशन में आप एच एफ एस का एच एफ टी दिए हुए उसका लैप्लास एच एफ एस है, वी आई एफ टी दिए हुए उसका लैप्लास वी आई एफ एस है, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कर दिया ये आ गई। आप फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर इनवर्स लैप्लास लेंगे। सो दिस इज decaying signal, but it's then the system is a first order system, इसीलिए आपके पास हमेशा decaying आउटपुट है। अभी क्या है ट्रांसफर फंक्शन, इसका मालूम करें, ये हमारे पास एक्चुअली सिस्टम है, ये सर्किट है, वी आउट और वी। तो ये आप वी आउट के लिए दो के मैश एनालिसिस से भी मालूम कर सकते हैं, और कोई भी और भी किसी और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं।
तो सबसे पहला काम ये है कि आप ट्रांसफर जो सर्किट है उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट यू ट्रांसफॉर्म इट इनटू लैप्लास में। तो एल जो है इंडक्टर क्या बन जाएगा, एस एल। एल चूंकि 1 है तो एस इंटू 1 इज एस, इसलिए एस लिखा हुआ है। और फिर आप दो लूप इक्वेशंस लिखेंगे और उन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक दूसरे में, इन गेट पी आउट पास। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं एस के पीछे जो नंबर्स हैं, दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स। तो वो कहता है कि अगर आप सी को चेंज करें 8 फैरेड कर दें तो पोल्स जो हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे इसी सर्किट के जो वैल्यूज हैं इनमें तब्दीली करके। अगर आप उसको 16 फैरेड कर देंगे यानी डबल कर देंगे, देन पोल बिकम्स रियल एंड इक्वल क्रिटिकल डैम। और अगर आप 32 फैरेड कर दें इसको तो दी पोल्स बिकम रियल एंड अनइक्वल, which is over damped case. This is under damped case क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, ये क्रिटिकल डैम्प है, ये ओवर डैम्प। तो आप एक ही सर्किट जो है उसमें अगर वैल्यूज को तब्दील करें, आप कोफिशिएंट्स तब्दील कर रहे हैं या एस डोमेन की वैल्यूज तब्दील कर रहे हैं, एंड यू आर चेंजिंग द टाइप ऑफ फिल्टर। और ये चीज़ आप जो है वो ओप एम्प के सर्किट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओप एम्प का सर्किट जो है वो ओप एम्प इज एन आईसी, बट सर्किट पर्सपेक्टिव से जो इसमें हमें चीज़ें चाहिए, इसमें इस वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो मॉडल है इक्विवेलेंट मॉडल ओप एम्प का वो ये है कि एक तरफ इनपुट पे कोई यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस है, यहाँ पे V1 है V2 है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2 जो VD है, ये है अल्फा टाइम्स VD। तो अल्फा जो कि गेन है इसका, तो ये इसका ट्रांजिस्टर का ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मॉडल है, इक्विवेलेंट मॉडल। इसमें अगर हम मजीद चीज़ें ले आए तो देयर इज आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज है, वो इन टर्मिनल्स के अंदर है जो इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज। और ये हम जो आर इन है, इफ दिस इज वेरी वेरी लार्ज, तो हम आइडियल बजाय इसके कि हम ये रेजिस्टर और ये दो ये मॉडल इक्विवेलेंट मॉडल इधर इंसर्ट करें, इट्स अ वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो थिंग्स विल गेट एक्सप्लोड, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम आइडियल मॉडल यूज़ करें कि इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई है, सो द इनपुट इम्पीडेंस इज़ वेरी हाई, तो यहाँ अंदर करंट फ्लो नहीं करता। तो एक चीज़ ये है कि आई प्लस इज इक्वल टू आई माइनस, जो प्लस टर्मिनल में जा रही है और माइनस टर्मिनल में, सो दैट करंट इज एक्चुअली जीरो, जिसका कंसिक्वेंस ये है कि जो वोल्टेज है पॉजिटिव टर्मिनल है, वोल्टेज है नेगेटिव टर्मिनल होगी, ये बराबर होंगे। इस केस में मैं देख सकता हूँ कि पॉजिटिव जो है वो ग्राउंड है, अगर इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ जैसे कि, और तो जो नेगेटिव जो है वो वर्चुअल ग्राउंड बन जाएगा, इट्स नॉट एक्चुअली ग्राउंड बट इट बिकम्स ग्राउंडेड बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बराबर हो गए, लिहाजा करंट जो है अंदर जीरो है। ये भी पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे, ये भी सेम पोटेंशियल पे, तो करंट एक्चुअली जीरो है। तो ये गोल्डन रूल है, ये हमें ज़रूरत है अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन या इवन स्टेप रिस्पॉन्स मालूम करना चाहते हैं, तो पहले हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो ये एक्चुअली जीरो हो गया, ग्राउंड है। तो एक ये नोड है, एक ये नोड है और ये आउटपुट नोड है। तो इन तीन नोड्स में आपने जैसे कि मैं इस पे लिखूं, तो ये फर्स्ट करें V1, इसको कह देता हूँ S, इसको ये V आउट ऑफ T है तो V आउट ऑफ S, तो ये C है तो 1 ओवर CS, और ये 1 ओवर C1 है तो 1 ओवर S हो जाएगा, और रेजिस्टर will remain still, this will become VFS।
तो इसके यहाँ पे मैं अगर इस नोट पे इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या v1 ऑफ s माइनस सारे करंट लीव करूँ, सो v1 माइनस vs डिवाइड बाय 1, v1 नीचे वाला करंट v1 डिवाइड बाय 1 ओवर s, ऊपर वाला करंट प्लस v1 माइनस v0 ओवर 1, तो 1 2 3 और ये चौथा प्लस v1 ऑफ s माइनस 0 बाय 1। तो ये ऊपर चला गया SV1 हो गया, तो ये इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा अगर मैं आउटपुट पे लिखता हूँ या इस पे लिखता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा 0 माइनस v नॉट ऑफ s डिवाइड बाय 1 ओवर s। एक करंट ये जा रहा है, एक लेफ्ट पे करंट जा रहा है, वो है प्लस 0 माइनस v1 ऑफ s बाय 1। और ये वाला करंट हमने कहा था कि आइडियल एज्यूम करेंगे हम इसको, तो अंदर करंट 0 है, 0, so this is equal to 0। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो इसी तरह आउटपुट पे भी आप लिख सकते हैं कि वी आउट माइनस v1 बाय 1, वी आउट माइनस 0 बाय 1 ओवर s, और ये वाला करंट एक्चुअली चूंकि इधर लोड नहीं है, दिस करंट इज 0। बट एनी हाउ ये जो है हम देख लेते हैं ये कैसे कर रहे हैं। इनिशियल कंडीशन सेट टू 0 और सिंपली आपने 1 ओवर s कर दिया, वही चीज़ है, v प्लस जो है वो भी 0 है, तो v माइनस भी 0 हो जाएगा। और ये KCL लिखा है इसने इस नेगेटिव टर्मिनल पे, फिर इसने KCL लिखा है इस नोड पे, सारे करंट लीविंग किए। तो इन दो इक्वेशन से आउटपुट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो उसमें हमारे पास, अगर इसको हम v1 को इन टर्म्स ऑफ माइनस एस वी नॉट लिखते हैं तो हमारे पास आउट होगा वी आउट और वी एस आ जाएगा, और ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। इस ट्रांसफर फंक्शन से ये जो है चूंकि एस स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट 1/4 है, 0.25 रेडियंस। ये 2 जीटा ओमेगा नॉट है, आप इससे जीटा मालूम कर सकते हैं, जीटा 1 है इस केस में। और हमने यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स मालूम करना है, इसका मतलब है कि वी एस इज इक्वल टू यू ऑफ टी। तो Vs is equal to U of t, तो Vs of s is क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V out of t, ये 1/32 प्लस 1 over s प्लस 1 over 4 होल स्क्वायर इंटू V s of s। V s of s हमारे पास मौजूद है, वो U of t है, तो 1 over s से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन इस पर अप्लाई करें, तो ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी s मल्टीप्लाई किए हुए, तो V out of s is 1 over s, इनपुट का लाप्लास 1 over s है, और ये एक्चुअली ये V out of t जो है वो ये आ गया। सो किसी भी सर्किट का हम ट्रांसफर फंक्शन मालूम कर सकते हैं, और कोई भी इनपुट, किसी भी इनपुट के लिए हम आउटपुट मालूम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक ट्रांसफर फंक्शन दिए हुए कह रहा है जी fall 0 मालूम करें, तो ये जो ये इसका 0 है, तो वो 0 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, s इज इक्वल टू -10, तो -10 यहाँ पे, तो ये 0 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनता है, तो -2 इसका रियल पार्ट है और J2 इसका इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट सेम है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये, तो क्रॉस से हमने पोल 0, तो दिस इज द पोल 0 प्रॉब्लम। तो इसमें अगर हम देखें तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर है, और जीटा जो है वो √2। तो इस ट्रांसफर फंक्शन को हम इसके 1 over s से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये स्टेप ये नया जो वाई है ये इसका अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करें तो हमें वी आउट ऑफ वाई आउट ऑफ टी मिलेगा और वाई ऑफ टी मिलेगा, जो कि एक्चुअली स्टेप रिस्पॉन्स है। तो स्टेप इनपुट दें तो वी गेट अ साइनसॉइडल आउटपुट स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो अब हम मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं कि जो पोल है इसमें, जो इसका जो जीटा ओमेगा नॉट है वो एक्चुअली इसका रियल पार्ट है, और ये जो है ओमेगा नॉट √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ओमेगा नॉट है इस पोल 0 प्लॉट में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज एक्चुअली ओमेगा नॉट।
और जो दूसरी तरफ एंगल है थीटा, कोसाइन ऑफ दैट थीटा इज एक्चुअली जीटा। यानी ये जो लेंथ है ये ओमेगा नॉट है और इस एंगल का कोसाइन जो है वो क्या है, जीटा। सो दे कैन बी सीन फ्रॉम द पोल जीरो प्लॉट। तो इसका मतलब है कि जो अगर आप पोल जीरो यहाँ पे पढ़ें, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, सो दिस इज अ बिगर फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। अगर ऊपर चले जाएं ऑब्वियसली दैट वुड बी अ हायर फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से ये जो लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ये है, और जो दूसरी तरफ थीटा है इसका कोसाइन जो है दैट इज जीटा। तो ये थीटा अगर आप मेजर कर सकते हैं तो इसका कोसाइन ले लें तो यू गेट द वैल्यू ऑफ जीटा। ये एक यही सर्किट है और इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो वी आउट और वी इन आप वोल्टेज डिवाइडर से मालूम कर सकते हैं।